आप जैसे जानते ही हैं, रिसेंटली चाइना एंड इंडिया के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है कि उनकी कितने जवानों की मौत हुई है या कितने जवानों की इंजरी हुई है। यूएस से न्यूज़ की अगर माने तो चाइनीज़ आर्मी के नियर अबाउट 35 जवान मार्टर्ड हुए हैं, जिसमें उनका एक सीनियर ऑफिसर्स भी थे। अटैक फर्स्ट कम फ्रॉम चाइनीज साइड। ये सबको पता ही है कि चाइना ने ही सबसे पहले अटैक किया था इंडियन पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर, जिसका नेतृत्व कर्नल बिकुमला संतोष जी कर रहे थे। उनको वहां से धक्का दिया गया, जो कि वो लेक में जाके गिर गए। ये एस्केलेशन की वजह तो आप जानते ही होंगे। चाइना मई महीने से ही अपने बॉर्डर से एलएसी में आके बैठ चुका है। एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और इंडियन टेरिटरी के बीच में एक बफर जोन है। उस जोन में हम कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर कोई हथियार लेके नहीं घूम सकते। वो वहाँ पे हम सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियन आर्मी भी पेट्रोलिंग करती है, वहाँ पे चाइनीज आर्मी भी पेट्रोलिंग करती है, इसलिए वहाँ पे कोई भी हथियार लेके नहीं जा सकता। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि इस एस्केलेशन की वजह से इतने लोग मर गए, इतने जवान शहीद हो गए, पर दोनों तरफ से किसी भी तरफ से गन फायर का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका वैसे एक ही कारण है। 1996 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें ये साइन हुआ था कि उस एलएसी एरिया, जो कि बफर जोन है, उसके 2 किलोमीटर टू चाइनीज साइड, 2 किलोमीटर टू इंडियन साइड कोई भी हथियार लेके पेट्रोलिंग नहीं कर सकता। ना ही वहाँ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती है, ना ही वहाँ कोई शिकार हो सकता है। चाइना ने हमेशा ही इंडिया के अगेंस्ट काम किया है। हम फिर भी चाइना को बहुत जगह सपोर्ट करते रहे, चाहे वो ताइवान को एज अ कंट्री ना रिकॉग्नाइजेशन करने की बात हो, चाहे वन चाइना पॉलिसी की बात हो। हमने चाइना के अगेंस्ट कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बट चाइना हमेशा हमारे अगेंस्ट ही काम करता है। चाहे वो यूएन में पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात हो, चाहे वो टेररिस्ट को रिकॉग्नाइजेशन की बात हो, चाइना ने हमेशा ही इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसी यूज की है। चाइना का इतना अग्रेसिव नेचर बहुत कुछ बयान करता है। चाइना का इतना अग्रेसिव नेचर सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही नहीं दिख रहा। चाइना का अग्रेसिव नेचर उसकी अदर नेबरिंग कंट्री के ऊपर भी बहुत दिख रहा है। चाहे वो ताइवान की बात हो, चाहे वो वियतनाम की बात हो, चाहे वो जापानीज की बात हो, चाहे वो हांगकांग की बात हो, हर तरफ अपना मिलिट्री का दबाव डालना चाहता है। ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहा है? आपको पता ही है, रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से चाइना के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। चाइना को कहा गया है कि वो अपनी जेनेटिक कोड हमसे शेयर करें, हमसे अपनी रिसर्च शेयर करें, हमें इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दें वहाँ पे ये वायरस क्यों फैला है। पर चाइना ने हमेशा थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए मना ही किया है। चाइना का इंडिया की तरफ एग्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि कोरोना वायरस के कारण मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अफेक्टिंग हुई है। पूरे देश का व्यापार एकदम से रुक गया था, क्योंकि वो चाइना के ऊपर ओवर रिलायबल थे। अब हर एक देश चाहता है कि वो अपना व्यापार अलग अलग देशों में फैलाएं या फिर अपने खुद के देश में ही सेटअप करें दोबारा से। बट चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो उसका इकोनॉमिक बबल पिछले 30 साल में एक बारी भी श्रिंक नहीं हुआ, वो एकदम से बर्स्ट ना हो जाए, वहां पे एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए और एकदम से सारी कंपनी अगर वहां से चली जाएगी तो चाइना जो एक्सपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंड है, तो एकदम से वो नीचे बैठ जाएगा। चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव भी इसी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, तो उनकी वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी सारी धरी की धरी रह जाएगी। जो ये कंपनीज मूव कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों को होगा। इसलिए इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए चाइना अपना एग्रेशन इंडिया के ऊपर ज्यादा दिखा रहा है और वो कंपनीज को दिखाना चाहता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे हमेशा वॉर फ्रंट पे आर्मी इनकी लगी रहती है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो हमारे चाइना के साथ हो। उन्होंने हमारे नेपाल के साथ भी इशू खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चाइना ने हमेशा ही इतनी बेकार नीति अपनाई है कि वो हमारे हमेशा पीठ पे वार करता है, हम उसको जितना मर्जी सपोर्ट कर लें। चाइना ने हमेशा स्टेटमेंट पॉजिटिव ही दी है, चाहे अब ये वॉर फ्रंट की बात हो। चाइना कह रहा है कि हम ये सब कुछ डायलॉग से सोल्व कर लेंगे, और इस डायलॉग के सोल्व करने के चक्कर में हमने अपने 20 जवान खो दिए। ना प्रिटेंड अगर पॉजिटिव करता है और उसके इम्पैक्ट हमें हमेशा ही नेगेटिव देखने को मिलते हैं। चाइना की ऐसी हरकतों के बाद आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये सब कुछ अनाउंस किया है कि स्टेट ओन कंपनी बीएसएनएल, जो चाइनीज कंपनी जेटी की मदद से 3G to 4G अपग्रेडेशन कर रही थी, एक बार वो सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दे और नए वेंडर ढूंढे, क्योंकि इससे हमें सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकता है। और जो प्राइवेट कंपनी 4G to 5G शिफ्ट कर रही थी, हवावे, चाइनीज कंपनी की मदद से, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, उन सबको भी एक बार ही रोकने के लिए कहा है कि वो भी अपने सारे प्रोजेक्ट्स एक बार ही रोक दें और हवावे की मदद से अपनी अपग्रेडेशन ना करें, क्योंकि उनकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, हमारा डाटा लीक हो सकता है। डिपार्टमेंट ने भी चाइनीज टेंडर्स कई कैंसिल कर दिए, कई चाइनीज
प्रोजेक्ट जो उनके अंडर चल रहे थे उनको भी कैंसिल कर दिया है और इन सबको कहा है कि नए वेंडर ढूंढे। अब हम चाइना से ये सब चीजें नहीं करवाएंगे जहाँ पे इंडिया को सिक्योरिटी ब्रीच होने का खतरा है। इंडिया में सिर्फ जियो ही है जो सैमसंग का यूज कर रही है अपग्रेडेशन के लिए। अपने यहाँ जो जियो फाइबर्स हो गया, जियो ऑप्टिक्स हो गया, जो भी इनके जियो की इक्विपमेंट्स हैं वो सारे सैमसंग से हैं, इसलिए इन्होंने नॉन चाइनीज फोन का यूज किया है ताकि इनको कोई इन फ्यूचर सिक्योरिटी ब्रीच से ना गुजरना पड़े। इंडियन इंटेलिजेंस ने भी 52 चाइनीज ऐप जो कि प्ले स्टोर में टॉप 100 में आती हैं उनको इंडिया से बैन करने के लिए कहा है क्योंकि उससे भी प्राइवेसी लीक होने का डर है। ये सब इंडियन गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है वो अच्छे कदम हो सकते हैं इन फ्यूचर। हम खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे पीएम भी अक्सर बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड ऑल दैट थिंग्स। क्या हम सच में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं? क्या हम उसको बनाने में सक्षम हो रहे हैं? क्या हम चाइना पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हो चुके हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है कि चाइना खुद कहता है कि इंडियाज मेक इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल विदाउट चाइनीज मनी। चाइनीज इकोनॉमी के बिना इंडिया की मेक इन इंडिया शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें कितना सच है? इंडिया वैसे फ्यूचर की सबसे बड़ा कंज्यूमर बनने वाला है। इंडिया की पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है वो 2030 तक चाइना की पॉपुलेशन को भी पीछे छोड़ देगी। इसीलिए हर एक कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि इंडिया फ्यूचर का सबसे बड़ा कंज्यूमर होगा और सबसे बड़ा पॉपुलेशन हब होगा। इसलिए वो यहाँ पे ही फैसिलिटीज बनाना चाहती हैं, यहीं से वो इम्पोर्ट भी करना चाहती हैं और यहीं पे एक्सपोर्ट भी करना चाहती हैं। इंडिया भी इस कोविड-19 का पूरा फायदा उठाना चाहता है। जो कंपनीज चाइना छोड़ के जा रही हैं वो उनको इंडिया में शिफ्ट कराना चाहता है ताकि यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके। आज इस वॉर की सिचुएशन में हम सब सोचते हैं कि हम चाइना को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाइना को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम चाइना के ऊपर इतने डिपेंड कहाँ हैं, क्यों हैं। अगर आज हम इकोनॉमिकली बात करें तो चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड हैं और आज अगर हम चाइना को बाइकआउट करने की बात करते हैं तो कितना पॉसिबल, क्या वो पॉसिबल है कि हम चाइनीज गुड्स को एकदम से बाइकआउट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया चाइना के गुड्स को एकदम से बाइकआउट कर देगा तो इंडिया एक प्राइस वॉर में फंस जाएगा। इंडिया में कई चीजों में प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जो कि हम चाइना के ऊपर सीधे रिलायबल। हम चाइना के साथ ट्रेड वॉर एकदम से शुरू नहीं कर सकते। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम आज चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं तो ये खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द वायर का आर्टिकल ही लिखता है कि इंडिया को इस ट्रेड वॉर से कोई भी फायदा नहीं होने वाला बल्कि उसके ज्यादा नुकसान है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों ही एक दूसरे को एक्सपोर्ट करती हैं, पर दोनों के एक्सपोर्ट्स में बहुत अंतर है। दोनों के एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट का भी अंतर है और दोनों के एक्सपोर्ट वैल्यू का भी अंतर है। इंडिया चाइना को मोस्टली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है और चाइना इंडिया को मोस्टली फर्निश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। 2018-19 की रिपोर्ट ही देख लो, चाइना को इंडिया ने $16.7 बिलियन का सामान भेजा था और चाइना ने इंडिया को $70.3 मिलियन का सामान भेजा था। ये देखिए कितना फर्क है दोनों के सामान में भी। इंडिया का मोस्टली सामान रॉ मटेरियल है, जिस कच्चा पदार्थ जिससे फर्निश गुड्स बनती हैं और वहां से फर्निश गुड्स बन के इंडिया में इंपोर्ट होती हैं, जो कि इंडिया का रॉ मटेरियल भी उसमें यूज होता है। 85% ऑफ चाइनीज रॉ मटेरियल ट्रेडिंग पार्टनर से ही खरीदता है, अदर नेबरिंग कंट्री से भी खरीदता है। पाकिस्तान भी चाइना का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनता जा रहा है। चाइना इंडिया से भी सेल्फ रिलायंस हो रहा है, वो भी इंडिया को छोड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर लायबल ज्यादा हो रहा है। आप रिसेंटली इसे ही देख लीजिए कि इंडिया के साथ चाइना का कॉपर का जो ट्रेड था वो धीरे धीरे कितना कम हुआ। 2018-19 की ही कॉपर के ट्रेड की बात करें तो इंडिया ने चाइना को $1.5 बिलियन का कॉपर भेजा था, बट 2019-20 में वो गिर के सिर्फ 300 मिलियन रह चुका है और 2020 में तो अभी तक हमने सिर्फ $56 मिलियन का ही उनको इम्पोर्ट किया है। आप देख रहे हो कितना फर्क है हमारे इम्पोर्टर उनके इंपोर्ट में। और वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें, 2020 तक आते आते पाकिस्तान का कॉपर इंपोर्ट चाइना को 400% बढ़ चुका है, जो कि पहले नहीं था। और ये इंपोर्ट जो पाकिस्तान चाइना को कर रहा है अगले 5 साल में बढ़ के $10 बिलियन का हो जाएगा। इससे चाइना पाकिस्तान को कितना बड़ा फायदा दे रहा है, आप ये सोचिए। आप ये भी कह सकते हैं कि हम इस आत्मनिर्भर की रेस में अकेले नहीं है, चाइना भी हमारे साथ है, वो भी हमसे दूरियां बनाना चाहता है। चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया में सिर्फ 2% का है, वो सिर्फ 2% हिस्सा रखता है अपने एक्सपोर्ट में, जो चाइना इंडिया को सामान बेचता है सिर्फ 2%। अगर हम उनको आज बायकॉट भी कर देंगे तो चाइना को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से।
बट हमें बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आज बात करें चाइना का कौन कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में है, तो आप इस बात से बहुत हैरान होंगे कि 60% शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंडिया में है वो सारा चाइना से इंपोर्ट होता है। 60% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और उसमें से 60% चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लीड कर रहे हैं। और अगर हम एप्पल को भी ज्वाइन करें जो कि मेड इन चाइना है, तो इनका शेयर 75% हो जाता है सिर्फ चाइनीज स्मार्टफोन का। और हम हर महीने मोर देन 4000 करोड़ के स्मार्टफोन चाइना से मंगवाते हैं। अगर आज आप सोचो कि इंडिया अपनी एक कंपनी खोल देगा और हम इंडियन मोबाइल खरीदेंगे, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं है। जो ये टेक जायंट बन चुके हैं, शोमी, रियलमी, ओप्पो, ये इसमें बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इनको पता है कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी है, इनको पता है हमारी इकोनॉमी क्या चाहती है, इनको पता है हमारे लोग क्या चाहते हैं। हम एकदम से इनके साथ पंगा नहीं ले सकते। सबसे बड़ी हेल्प इन कंपनीज की हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने बहुत। ये सब कंपनी चाइनीज है, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खोल ली। जो सबसे ज्यादा इनके स्मार्टफोन बिकने वाले हैं, मिड रेंज फोन। इनको पता है कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मिड रेंज फोन इनके सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो इन्होंने वो सारी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में शिफ्ट कर ली है। उसका इनको ये फायदा हो रहा है कि इनको टैक्स रिलैक्सेशन मिल रही है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसीज हो गए, चिमनीज हो गई, ये सब भी वहीं से ही आता है। उसका शेयर भी इंडिया में 60% है। बेसिक पार्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं और इंडिया में आके असेंबल होते हैं। सो मेक इन इंडिया पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हमने असेंबल इन इंडिया पॉसिबल कर दिया। इससे हमें नुकसान भी बहुत हुआ है और हमें कुछ फायदे भी हुए हैं। हमारी एम्प्लॉयमेंट तो बड़ी ही है, बट हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा पैसा ज्यादा हमारे पास नहीं रहता, वो बाहर की कंट्रीज में जा रहा है। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, तो 30% शेयर इंडियन ऑटोमोबाइल में चाइनीज का है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले ही चाइनीज कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं। महाराष्ट्र में जनरल मोटर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, उनको इन्होंने खरीदा है। 90% इंडियन टॉय मार्केट भी चाइना के ऊपर डिपेंड करती है, 90%, एंड 50% बाईसाइकिल डिमांड भी हमारी चाइना ही पूरी करता है। ये सब तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको दिख रही है। चाइना ने इंडिया के फ्यूचर में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। ये जो मैं आपको अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताऊंगा आगे, ये सिर्फ चाइना के थ्रू आई हुई है। इसमें मैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी नहीं जोड़ रहा हूँ। 4 बिलियन ऑफ चाइनीज टेक इंडिया के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुकी है, जो कि इंडिया का फ्यूचर है। ये ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। 2019 तक अलीबाबा ग्रुप ने बिग बास्केट में 250 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया था, पेटीएम.com में 400 मिलियन, पेटीएम मॉल में 150 मिलियन, जोमेटो में 200 मिलियन एंड स्नैपडील में $700 मिलियन। पेटीएम वही है जिसका बोर्ड पिछले साल मोदी जी उठा के खड़े थे। दूसरी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग में बायजूस में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं, ड्रीम 11 में $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं, फ्लिपकार्ट में $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं, हाइक मैसेंजर में $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं और ओला में $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया और स्विगी में भी $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसमें अदर कंट्रीज का भी पैसा लगा हुआ है, इसमें बहुत दूसरी कंट्रीज का भी पैसा लगा हुआ है। इसलिए हम इनको कंप्लीट चाइनीज ऐप भी नहीं बोल सकते, ये भी मेड इन इंडिया का एक हिस्सा ही बन चुकी है। ये तो बात होगी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कुछ कंपनी की, और भी बहुत कंपनी है जिन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी हुई है। चाइनीज की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्हीं स्टार्टअप्स में भी बहुत है। मोर देन $30 बिलियन की इनकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अगर मैं मतलब समझाऊं, तो चाइना का जैसे अलीबाबा ग्रुप है, उनकी सब्सिडी सिंगापुर में, तो उन्होंने सिंगापुर से इंडिया में इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोर देन $30 बिलियन। 2019 तक ये $30 बिलियन था, 2020 में और भी ज्यादा बड़ा होगा। इवन इंडिया का मेडिकल सेक्टर भी बहुत ज्यादा चाइनीज मटेरियल पे डिपेंड करता है। इस कोरोना वायरस के दौरान हाइड्रोक्लोरोक्विन आपने भी बहुत सुना होगा कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है हेल्थ वर्कर्स के लिए। आगे फ्रंट में खड़े हैं, हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनके लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी ग्रेट डिमांड थी और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी था हाइड्रोक्लोरोक्विन का। बट उसका रॉ मटेरियल जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो भी चाइना से इंपोर्ट होता है। चाइना इसका लीड मैन्युफैक्चर है एपीआई का। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि हम इतना चाइना के ऊपर लायबल, एक सिंगल कंट्री के ऊपर लायबल क्यों रहे। आज इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी ड्राइव बिजनेस की ओर बढ़ रहा है।
सारा बिजनेस डिजिटल कर रहा है, वो सारा हम चाइनीज के हेल्प से ही कर रहे हैं। हम उनको इतना अपना डाटा दे रहे हैं, इतनी डाटा प्राइवेसी जा रही है हमारी कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम एकदम से इनको बॉयकॉट कर देंगे तो हम तकरीबन 3-4 साल पीछे चल जाएंगे एकदम से बॉयकॉट करने से। ऐसी कई एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में जिन कंट्री ने एकदम से दूसरी कंट्रीज का सामान बॉयकॉट किया और उनपे वो बैकफायर किया पूरी तरह। आप चाइना को ही देख लो, 1930 में चाइना ने जापानीज कॉलोनाइजेशन का सामान एकदम से बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि जापानीज कॉलोनाइजेशन को हटाना चाहते थे, और वो उनपे इतना ज्यादा बैकफायर किया था कि वहां पे इसकी वजह से मौतें भी हुई थी। यूएस कंज्यूमर फॉर्म ने भी फ्रेंच का माल बॉयकॉट किया था 2003 में, क्योंकि फ्रांस ने अपने ट्रूप्स इराक में भेजने से मना कर दिए थे, क्योंकि 9/11 के हमले के बाद यूएस ने कहा था फ्रांस को अपने ट्रूप्स को इराक में भेजने के लिए, बट फ्रांस ने मना कर दिया था। इसकी वजह से यूएस ने 2003 के बाद एक प्रोटेस्ट किया जिसमें उन्होंने फ्रेंच मटेरियल और फ्रेंच गुड्स को एकदम से यूएस में बैन कर दिया, बट वो भी उनपे बैकफायर ही हुआ था। अरब नेशन ने भी कई बार इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बैन किया है, जैसे इंडिया में मेड इन चाइना को बैन करने के ये कैंपेन चलते रहते हैं, वैसे ही अरब नेशन ने भी वैसे कैंपेन चलाए, बट उनपे भी ये बुरी तरह बैकफायर किया है। तो इन सब के बैकफायर होने के बावजूद भी कोई सक्सेसफुल रेट क्यों नहीं था? इतने कैंपेन चले और इनमें सक्सेस रेट इतना कम क्यों था? उसका कारण ये था कि ये सब कैंपेन एक इमोशन के दौरान शुरू हुए थे। इनकी हाई टेंडेंसी एकदम से बढ़ती थी और एकदम से गिर जाती। कोई इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया होता था कि हम उनको कैसे उनको बॉयकॉट करें और इन फ्यूचर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाएं, ताकि हम अगर बॉयकॉट करें तो हम अफेक्ट कैसे ना हो। इंडिया में भी बॉयकॉट चाइना एक इमोशन बन चुका है, एक पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है। ये सीरियसली बात है कि एक पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है इंडिया में। आपको पता है कि इंडिया में पिछले 4 साल से इतने नंबर ऑफ फ्रीलांसर जो आगे आए हैं, फ्रीलांसर बने हैं, खुद को एम्प्लॉय करने वाले लोग बने हैं, वो इस सस्ती चाइनीज टेक्नोलॉजी की ही बदौलत बने हैं। हम ग्लोबलाइजेशन को नहीं रोक सकते। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को रोकना चाहते हैं तो इससे हम खुद ही पिछड़ेंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएंगे। आज का वर्ल्ड बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, हम इसके लिए पीछे नहीं जा सकते। सो इस वक्त जब चाइना इंडिया के बीच में इतनी टेंशन चल रही है तो आप कहेंगे कि हम उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम खुद की फैसिलिटी क्यों नहीं लगा सकते? हम उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हम उनको खुद की फैसिलिटी भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। उसमें क्या कुछ देखना पड़ेगा? अगर हम एक बेसिक पॉइंट्स ही देखें, माइनर पॉइंट्स तो बहुत हैं, अगर बेसिक पॉइंट्स ही देखें, उससे पहले हमें सबसे पहले अपनी R&D को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पिछले डाटा के हिसाब से देखें तो इंडिया अपने GDP का सिर्फ 0.7% ही R&D पे खर्च करता है, जो कि बहुत कम है। अगर हम चाइना का कंपैरिजन देखें, चाइना अपनी GDP का 2% R&D पे खर्च करता है। चाइना का बजट हर साल इंडिया से 4 to 5 फोल्ड ज्यादा होता है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ 0.7% खर्च करते हैं। हमसे ज्यादा ब्राजील अपने R&D पे खर्च करता है 1.2%। और इजराइल जैसी कंट्री, जिसको हम चाहते हैं कि हम इंडिया को इजराइल जैसा बनाएं, वो 4.3% अपनी GDP का R&D पे खर्च करते हैं। ये बहुत ही उनको डिफरेंट कर देता है हमसे कि हम उनको कैसे उनसे कंपटीशन कर सकते हैं जो अपनी R&D पे इतना खर्च कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को अपने लोन्स के रेट भी कम करने पड़ेंगे। रिसेंटली पेंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोन और रेपो रेट बहुत ज्यादा कम की है, बट वो बात अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक जुमला ही है। उस पे मैं नहीं जा रहा कि वो क्या है क्या नहीं है, उस पे फिर कभी बात करेंगे, बट वो प्रैक्टिकली एक जुमला ही है। बट अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं ग्राउंड लेवल पे तो शायद कुछ फायदा हो सकता है इंडिया को भी। FDI की रिजीम को भी इंडिया को चेंज करना पड़ेगा। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इंडिया सिर्फ 25% ही FDI का हिस्सा ले पाता है पूरे एक साल में, एज कम्पेयर टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइनीज का सिर्फ 25% हिस्सा ही इंडिया में आता है, और अगर हम US से कंपेयर करें तो इट्स ओनली 10%, सिर्फ 10% है। हम कैसे सुपर पावर बन सकते हैं अगर हम उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इतना कम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रहा है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इतना कम आएगा तो इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज को इंडिया पे अभी इतना रिलायबल नहीं है जितना वो दूसरी कंट्रीज पे। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्च करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो रही है। जो आपको मैंने रिसेंटली ग्रेट वॉल मोटर्स की बात बताई कि 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो वो बहुत सही है। उससे इंडिया में 3500 जॉब्स पैदा होंगे, बट वो पैसा इंडिया में नहीं रहेगा, उसके और भी कई फायदे हो सकते हैं।
हमें अपने इंपोर्ट्स को भी डिवर्सिफाई अब कर लेना चाहिए। इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया है कि एक कंट्री पे रिलायबल रहेंगे तो एक हर चीज सर्च करेगी। हम चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट थे, इसकी वजह से हमें इंडिया में भी कई सामान को हमने महंगा होते देखा है। ये सब लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। इंडिया को अगर अपनी गेम चेंज करनी है, इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमारे मोदी जी का सपना अगर पूरा करना है, तो इनको ये मेन पार्ट्स पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात रही कि हम चाइना को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। हाँ, अगर आज हम बात करते हैं कि चाइना के साथ हम वॉर फ्रंट पे खड़े हैं, हम चाइना को कैसे दिखा सकते हैं कि हम उनसे डरते नहीं है, कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम चाइना के साथ कर सकते हैं तो हम ताइवान का इशू उठा सकते हैं। आपको रिसेंटली पता होगा कि ताइवान को WHO में एंट्री नहीं मिली थी, एज ऑब्जर्वर सीट के लिए भी एंट्री नहीं मिली थी, बल्कि ताइवान ने इतना अच्छा मॉडल यूज करके कोरोना वायरस को उन्होंने रोक दिया था। जहां दूसरे देशों में 30-30 हजार केसेस हो चुके थे, वहां ताइवान ने 300 से ज्यादा केस बढ़ने ही नहीं दिए थे, और उसके बावजूद भी इनको WHO में एंट्री नहीं मिली थी। वो इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, बट ताइवान को US एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो अब तक इंडिया नहीं करता था। इससे चाइना को जरूर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा इंडिया की तरफ से कि इंडिया भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। सेकंड, हम चाइना को कई जगह इकोनॉमिकली भी हर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया की टॉय मार्केट 90% चाइना पे डिपेंड है। सबको पता है कि इंडिया में बर्थ रेट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे खिलौने भी सबसे ज्यादा चाहिए होंगे। इस चीज का फायदा चाइना उठा रहा है और इंडिया नहीं उठा पा रहा। 90% मार्केट चाइना के पास है इंडिया की टॉय मार्केट। टॉय मार्केट की तो हम इंडिया एक्वायर कर ही सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा R&D की भी जरूरत नहीं होगी। और भी कई जगह हम चाइना को हर्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली। अगर हम एकदम से चाइना से कई माल लेना छोड़ दें तो वहाँ पे उन हिस्सों में तो अनएम्प्लॉयमेंट हो ही सकती है। 2% कम भी नहीं होता, बट हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभी हम मेड इन इंडिया नहीं बना सकते, बट हम अपने इम्पोर्ट्स को डिवर्सिफाई कर सकते हैं। हम दूसरी कंट्री से माल मंगवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत महंगा हो सकता है, हम उतना सह सकते हैं, बट हम चाइना को मैसेज दे सकते हैं कि इंडिया ऐसे भी आपको हर्ट कर सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें सबसे बड़ा, तो इंडिया UN में अगर मुस्लिम के लिए आवाज भी उठा सकता है। चाइना में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर चाइना बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। वहाँ पे उनका बहुत ही मास जीनोसाइड भी हुआ था। इसके लिए हम UN में आवाज भी उठा सकते हैं, जो अभी तक इंडिया ने नहीं उठाई। चौथी बात, हम वियतनाम को सपोर्ट करके कर सकते हैं। वियतनाम बहुत टाइम से इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहा है। वो चाहता है कि इंडिया उसको ब्रह्मोस मिसाइल दे, बट ड्यू टू सम रेट कन्फ्लिक्शन रेट सेट नहीं हो रहा, इसलिए इंडिया वियतनाम की ये डील रुकी हुई है। बट हाँ, थोड़े बहुत अगर नुकसान पे इंडिया वियतनाम को अपनी मिसाइल दे देता है तो इंडिया की डिवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगी। साउथ चाइना सी में इंडिया का डिवर्सिफिकेशन बढ़ेगी। अगर वो वियतनाम को अपनी मिसाइल दे देता है, इंडिया का कंट्रोल भी बढ़ेगा। हम ऐसे और भी कई मैसेजेस दे सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ये मेरी पहली वीडियो है तो इस पे आप कमेंट करके कोई सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो भी वो आप कमेंट में कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप ऐसे और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत आभार। अगर आपको ये वीडियो बुरा लगा तो सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, मैं आगे से और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।